अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूंकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट देके जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है, तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा, टैरिफ लगा दिया। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। 26% हम लोग लगाया, चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये उसके देश के हिसाब से है, हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब तेरी बढ़ाते घटाते हैं, तो कभी इंपोर्ट पे फायदा होता है, तो एक्सपोर्ट पे, तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हैं हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है, और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीज़ें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे। एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए, तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी। किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा? तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का भी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल पावर टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया, चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया। वो देखा, वो चाइना का ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे आप उसको कुछ भी कीजिएगा, वो दबाव देगा। देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है, वो तुरंत लगा देगा। हम तो नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से। क्योंकि अमेरिका को केवल अमेरिका पावरफुल नहीं, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा। कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा। हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज़्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे, सुबह में 8 शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इसको पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को क्या गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज़्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मागर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो।
उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता, मार दिया 62 में आ जाओ। यहाँ पे अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे, उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहाँ से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। और किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज आवर, वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया अमेरिका बिजी रहेंगे वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए, बट हम थोड़ी करेंगे। अब ये तो मोदी जी बताएंगे पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है वहां पे, हमारी सेना लड़ सकती है, पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है, 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं, हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं हमें। फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। और वो सब लोग को अपनी हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत खराब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, तो यही मौका है। नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया, कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन शील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा, फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहाँ पे ले ही जाएगा वहाँ पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ही देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। जिस बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रशिया ज्यादा उलझे रहता तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए बिना मतलब का? आएंगे साथ कुछ नहीं, सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइंड तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइंड तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ खुल के बोलते हैं रसिया का साथ दिए हैं, रसिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खुल छुपा उपा के कौन सा बात करना? अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें? हम भी दिए हैं, बोलते नहीं ना, हम नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रसिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहाँ नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। आप बैठा के वहाँ ले आएंगे रसिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलकर कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलकर मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। फिर 32 कंट्री अब हेल्प क्यों नहीं कर रही है जब ये हो रहा है? तो मारे हुआ पुतिन बैठा हुआ है, उसको क्या जाता है? वो तो नॉर्थ कोरिया से बुलाया है सैनिक को जानबूझ के यूक्रेन में घुसाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना मिल जाएगा कि किसी दिन अगर इसके 2-4 सैनिक मारे गए तो कह देगा हमारे सैनिक मारे गए, यानी हमारे देश पे आया हुआ है, हमारे पास परमाणु बम खाली है। वो जानबूझ के लाया ना कि उसके पास एक और फ्रंट खुला रहे। और जब से ट्रंप आए हैं तब से तो यूक्रेन और कमजोर हो गया। क्यों? वो तो जो वीडियो आया उसमें भी उसने क्लियर ही कर दिया दुनिया में, जबकि अमेरिका तो साथ दे रहा था यूक्रेन का। बिल्कुल, वो तो सब यूरोप वाला सब साथ ही दे रहे थे सब। तो अब क्या? अब समेट लेगा डोनबास को और ये वाला रीजन को। उसने पहले फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराएगा, उसके बाद से फिर करा देगा कि भाई मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, हम यूक्रेन से टूट तो गए लेकिन फिर हम रसिया में मर्जर चाहते हैं। रसिया मर्जर हो जाएगा, जैसे क्रीमिया हुआ वैसे डोनबास को गया, डोनेस्क हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। और उस एरिया में रसिया ने जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जितना उसका पैसा खर्च हुआ है, उस एरिया में इतने मिनरल्स हैं, उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो मतलब फ्यूचर तो अब यही है, यूक्रेन गया। दूसरा एक और रीजन समझिए, पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रसिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रसिया का एक रूल है कि 10 साल से ज़्यादा आप 2 टर्म से ज़्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा, और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है। अब
अब 10 साल उसका पूरा हो गया 2022 में। अब क्या करें भाई, यहाँ तो 2 टर्म से। तो स्पेशल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2036 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, 2002 में हुआ था कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उसने कहा कि 2036 तक मतलब अभी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब इंटरनल बगावत होने लगा। तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऐसे ही माओ के टाइम पे हुआ था 1960 में चाइना में, मार इंडिया में लड़ गए यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। कारगिल के टाइम पे कोई ये कह सकता है क्या कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे, भले उन्हें वोट न दिया हो। तो पुतिन के लिए युद्ध लंबा खींचना अपने विरोधियों को निपटाने का एक अच्छा रास्ता। निपटा दिया अंदर, वो क्या नाम थे उनको, वैगनार ग्रुप के थे, प्रेगोजिन की क्या नाम था, उनको जहाज से उड़वा दिया, जा रहे थे बेलारूस। तो रसिया का एक अलग है, वो लड़ाई को केवल ये नहीं देखिए वहाँ पे, वो चाहे तो खत्म करके आज ही ले सकता है, लेकिन लंबा कर रहा है, खुश रहा है उसको, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका विश्वास, उसकी नेशनलिटी बढ़ रही है कि ये रशियंस के साथ है। रसिया को यही बचा रहा है, दुनिया को अपने यहाँ दिखा रहा है रसियन भाषा में बोल के। उसकी न्यूज़ तो चल रही है ना कि आज अगर पुतिन नहीं होता तो पूरी दुनिया रसिया को समेट चुकी होती, ना नाटो कहाँ तक चला गया रहता। दिखाएगा वहाँ पर कि ना क्रेमलिन बचा होता, ना मॉस्को बचता, ना पीटर्सबर्ग बचता, ना व्लादिवोस्टॉक, सब यूरोप वाले कब्जा कर लेते। लोगों का रहता यही रहेगा, पुतिन ही रहेगा, 2036 नहीं जी 50 तक रहेगा। और गलत है ना, लोग मरते हैं, वार गलत रहता ना। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। आप 32 देशों के ग्रुप जिसमें एटॉमिक पावर 3 के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, पावर में सबसे ज्यादा, लॉबी सबसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, हथियार सबसे ज्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज्यादा। इसके बावजूद ही 3200 मिल के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 3200 मिल के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की कि नाटो गलत है, वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। पर उनका मेन आइडिया तो ये है ना कि कोई भी एक दूसरा पावरफुल देश हम छोटे छोटे देशों को अलग तरीके से खत्म ना करे, इसलिए हम सब साथ में जुड़ के रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत पास में बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन? यूरोप वाले कहते हैं ऐसा? हाँ, तो मेन मतलब तो इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना नेटो, कि एक छोटा देश नाटो हुआ था इसको कंट्रोल करने के लिए। उस समय रसिया बेलगाम था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर इधर रसिया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा था, ये था छोटे छोटे जब ये खत्म हो गए, जब आप कहें कि भाई हमको रसिया से डर है इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रसिया टूट गया, अब ये रहा, इसे भी खत्म करो भैया। तो फिर तो वही बात हुआ, इसके डर से आप बनाए और आप खुद बने गए, तो आपके डर से भी तो कोई और बनाना चाहिए। फिर चाइना बना लिया तो क्या गलत किया? चाइना बना ले, नॉर्थ कोरिया बना ले, इराक बना ले, ईरान बना ले, तालिबान मिल के बना ले सब, कि हम 5 पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे परमाणु बम। उधर चाइना संशोधन कर दे कि हमारा ईरान एलआई है, हमारा नॉर्थ कोरिया एलआई है, तालिबान हमारा एलआई है, गाजा हमारा एलआई है। किसी पे अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज़ से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। मतलब अब दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे World War 3 वगैरह नहीं होगा। सब हथियार बेचने वाले कंपनी है, सब अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च बेचते हैं। थोड़ा बस मुनाफा होना चाहिए बस। करोड़ों की कमाई है, एक जहाज बेच देंगे सब, एक अपाची हेलीकॉप्टर में 6000 करोड़ का। यहाँ पता चला 10 जिला मिल के खेती करेगा तो 6000 करोड़ कभी ना कमा पाए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर बेचा निकल गया, और उसके बाद उसके पास उसका मेंटेनेंस अलग, पायलट की ट्रेनिंग अलग, फिर हथियार खत्म हो गया तो अलग। ये मेरा ही हथियार लगा सकते हैं। छोटे छोटे वॉर कराना फायदेमंद होता है उन लोग के लिए। और वो लोग अभी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे जो टेररिस्ट से लड़ते हैं इंडिया में, वो बता रहे थे हमें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वेपन कंपनीज वो आती है हमारे बॉर्डर एरिया में, जो नक्सलाइट्स है और जो हमारे ये मिलिटेंट्स हैं, इनको एडवांस वेपन फ्री में बांट के जाती है ताकि ये अटैक करें। और फिर वो वेपन से, क्योंकि वो एडवांस वेपन के साथ अटैक करती है, फिर आके वो देशों को जाके बेचती है कि यार देखो उनके पास इतने एडवांस है तो आपको भी एडवांस लेने चाहिए, फिर डबल प्राइस में देशों को बेचती है। जिस कंपनी का हथियार किसी टेररिस्ट के पास मिल गया, उस कंपनी के ऊपर जांच होनी चाहिए और उसे इंटरनेशनली ब्लॉक करना चाहिए। इंटरनेशनल ब्लॉक। जब आतंकवादी इंटरनेशनल हो सकते हैं तो उसके हथियार इंटरनेशनल कैसे नहीं हो गया है? तो ये तो कौन ब्लॉक करेगा? अमेरिका वगैरह, उन्हीं पे सारा हथियार है, वही तो बनाते हैं। तो इनके हिसाब से ना, ये किसको आतंकवादी बोलेंगे, किसी को भी नहीं। ये मुंबई को उड़ा के गया अजमल का साहब, इजराइल ने उसे आतंकवादी नहीं बोला। क्या बेशर्मी है? क्यों नहीं बोला? कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या बेशर्मी है? इजराइल इतना पावरफुल क्यों है? सारे देश डरते क्यों? आपने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इजराइल से सारे देश डरते हैं।
वहाँ के देश डरते हैं जहाँ खर न पतवार या ऋण प्रधान, एक कहावत क्या है। तुम सबको आता क्या है अरब वालों को, खजूर ऊंट तेल खत्म खेल खत्म। वहाँ पे लड़ सकते हैं, वहाँ पे क्या जा रहा है, जिससे लड़ रहा है। अब देखिए सीरिया में कोई राष्ट्रपति नहीं है, उठ के गोलान हाइट कब्जा कर लिया। तो वहाँ के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, देश बहुत आगे है, हर चीज़ में ठीक ठाक है, बट समझिए विदाउट अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से वो भी नहीं लड़ा। छोटा सा गाजा है जिसके पास ना अपनी एयरफोर्स है। गाजा का शर्त क्या है कि फिलिस्तीन ना एयरफोर्स रखेगा, ना नेवी रखेगा, ना ही थल सेना रखेगा, ना उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या, तुम जानो, उसको कुछ रखने नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। क्यों? उसके पास हथियार खत्म हो गए ना। तो ऐसा क्यों? वो इतनी सी बेल्ट ने इतना, अगर इसको खत्म ही करना है तो जरा से गाजा ने कैसे परेशान कर दिया इनको? एक बिल्डिंग को मारने के लिए आपके पास कम से कम 10 एक्सप्लोसिव उड़ानी पड़ेगी। एक मोहल्ला को उड़ाने के लिए आपके पास एक तो डिपो उड़ जाएगा। पूरी कंप्लीट हथियार किसी को कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए तो बनाया नहीं जाता। हथियार आपको आगे एडवांटेज देने के लिए बनाए गए। अब आप उसको कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया ही नहीं यार। वो तो परमाणु बम बनाया गया था कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए। तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे अमेरिका वहां से।